Hello students, this is Rupali and this is your part 11 of structure of atom chemistry 11th. Alright, हमने आपके लास्ट वीडियो में क्वांटम नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि उन जो हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा है, ठीक है, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि टर्म्स बेसिकली आपको बता क्या रही हैं। ठीक है जी, आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे आपका पॉली एक्सकर्शन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली आपके एक जर्मन फिजिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था अबाउट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने कुछ बताया था। इस प्रिंसिपल में क्या बोला था उन्होंने बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ऐसा है तो वैसे आपका जो क्वांटम नंबर का सेट है वो गलत है। ठीक है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब अगर तीन भी एक जैसे हों क्वांटम नंबर्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के, जैसे n l और m, ठीक है, n l एंड m सपोज सेम हो, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है ना आपका s, वो सेम नहीं हो सकता जब आप एक ऑर्बिट की बात कर रहे हो, एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हो जब आप। ठीक है, इन्होंने बोला कि कहते किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए हम बेसिकली 3 क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं ना, उसका n क्या है, उसका l क्या है, उसका m क्या है। ठीक है, n से हम उसको डेजिग्नेशन देते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। l से हम बताते हैं s आएगा, p आएगा या d आएगा। ठीक है, m से हम क्या बताते हैं, p कौन सा है, px, py, pz, या d कौन सा है, dxy, dyz, dzx, dz² और dx² माइनस y²। ठीक है, तो इन तीनों को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्बिटल को क्या करते हैं, बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे 3s के लिए इन तीनों की वैल्यू सेम है ना, n l और m की, लेकिन हर m के लिए, हर ऑर्बिटल के लिए, m बेसिकली ऑर्बिटल को ही बता रहा है ना आपका। अगर m आपका बता रहा है जैसे px है या py है या pz है, तो m बेसिकली आपको क्या बताता है, एक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। हर m के लिए हमारे पास दो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, +12 एंड -12। ठीक है, ये आपको पता है। देयरफॉर हमें क्या पता चला कि जो आपका 3s ऑर्बिटल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से एक का s +12 होगा और एक का s क्या होगा, -12 होगा। देखो दो अलग अलग सेट बन गए ना क्वांटम नंबर्स के। सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों का क्वांटम नंबर का सेट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, that any orbital can accommodate 2 electron and they must have opposite spin। ठीक है, पॉली ने आपको बेसिकली क्या बताया कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, और सेकंड एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और दोनों का स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है जी, मतलब अगर आप एक ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे हो आप, तो दूसरा आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे नहीं दिखा सकते, अगर मैं बोलूँ आप ऐसे भी नहीं दिखा सकते और आप ऐसे भी नहीं दिखा सकते। दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी, अब देखो एक शेल में कितने सब शेल होते हैं, n बताया था ना मैंने आपको। l जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, n-1।
ठीक है, बट एल की टोटल वैल्यूज़ कितनी आती हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दैट इज़ एन, ठीक है। तो एक शेल में कितने सब शेल होंगे जी, एन सब शेल्स होंगे। कैसे, जैसे मैं 1 के लिए बोलूँ n इज इक्वल्स टू 1, तो l क्या आएगा उसके लिए 0। अगर n 1 है तो सब शेल भी एक है, कौन सा, 1s, ठीक है। अगर n 2 है तो l क्या क्या आएगा, 0 एंड 1, ठीक है। तो आपके पास कौन से सब शेल आएंगे, 2s एंड 2p। देखा, तो एक शेल में अगर एक शेल का n 2 है तो उसमें सब शेल भी कितने हैं, 2 ही हैं। 3 है तो कितने होंगे, 3 ही होंगे, 3s 3b 3d। अगर 4 है तो 4s 4p 4d एंड 4f होगा, ठीक है। पहले हमने बोला कि शेल में सब शेल कितने होंगे, अब देखेंगे सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उसका क्या फॉर्मूला है, 2l+1, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखो, अगर l आपका 0 है तो m क्या आएगा आपका, मतलब 2l+1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो s में क्या होगी, एक ही ऑर्बिटल होती है ना, आपको पता है ना। अगर l 1 है मतलब p, ठीक है, उसके लिए 2l+1 कितना आएगा, 3। और आपको पता है कि p में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, px py एंड pz, ठीक है। उसी तरह d के लिए l क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2l+1 कितना आएगा, 5 आएगा। हेंस डी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर है ना, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बस ध्यान में रखना है आपको। हाँ जी, एक शेल में ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, इसको याद करना है। एक शेल में ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, n²। देखो, अगर n 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, 1। 1s में एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है। अगर आपका n 2 है, अगर आपका n 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो कितनी आएंगी, 4 होगी ना। 2s 2p 2py 2s 2px 2py 2pz। अगर n 3 है तो कितनी आएंगी, 9 ऑर्बिटल्स आएंगी, ठीक है। एक s की, 3 p की और 5 किसकी, d की। टोटल कितनी होगी, 9। क्लियर है। एक शेल में कितने सब शेल होंगे जी, n। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2l+1। एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n²। क्लियर है। ठीक है, देखो, अगर एक शेल में आपके पास n² ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n², ठीक है। उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n²। क्लियर है ना। अगर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स n² है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कितने होंगे, 2 × n²। हाँ जी, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n² और एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 × 2l+1, ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल्स, एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2l+1, और उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगर आपको ये तीनों फार्मूलाज याद हैं तो ये वाले नीचे वाले फार्मूलाज तो आप याद कर ही सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपकी ऑर्बिटल्स की शेप है उनको समझेंगे, देखेंगे ऐसी शेप क्यों आई है। देखो, आपको ऑर्बिटल और प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट तो पहले ही पता है ना, उसके बेसिस पर ही हम आपकी ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एस ऑर्बिटल की शेप देखेंगे। अब आपको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपने साई निकाला, ठीक है। फिर आपको ये भी पता है कि साई का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है, वो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है। तो उससे हमें क्या ऑब्ज़र्व हुआ या क्या पता चला, साई स्क्वायर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि probability of 1s इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है न्यूक्लियस से, उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है।
ठीक है, ये जो येलो है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके आसपास जो आपके पास रेड कलर का मैंने एक सर्कल दिखाया है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली। ठीक है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे ना, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? 2s के केस में क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी अगेन मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस के पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो एक बार ज़ीरो हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और फिर से वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। कैसे? सी। ठीक है, ये आपका येलो न्यूक्लियस है, उसके आसपास जो ये वाला एरिया है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। एक एरिया आएगा जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जो बीच में ये आपके पास ब्लू एरिया है ना, वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी है, या प्रोबेबिलिटी क्या होगी है, ज़ीरो। उसके बाद देखो फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है ना, आपको एक रिंग दिख रही है ना रेड कलर की। ठीक है, वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी शुरू होगी है, और फिर से जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम होनी शुरू होगी है। ठीक है, उस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं उसको, नोड। द इंटरमीडिएट रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी इज ज़ीरो। ठीक है, वो बीच वाला रीजन जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी उसको आप क्या बोलोगे जी, नोड बोलोगे, या और क्या बोलोगे, नोडल सरफेस बोलोगे। क्लियर है? ठीक है, अब आपने क्या देखा कि आपका 2s और 1s ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, एक नोड का डिफरेंस है। वैसे ही 3s में कितनी नोड्स होंगी, 2 नोड्स होंगी। ठीक है, वेट, देखो ये आपका 1s है, ये आपका क्या है, 2s है, और इसमें यहाँ पर क्या है जी, नोड है। वैसे ही अगर मैं 3s बनाऊँ तो 3s भी कुछ ऐसा ही बनेगा ना, और नोड्स क्या आएंगी यहाँ पर, 2 नोड्स आएंगी। ठीक है, n-1, जैसे 1 - 1 क्या आएगा, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो उतनी नोड्स होंगी आपके पास। ये फॉर्मूला है नोड्स फाइंड आउट करने का आपका। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू अ s ऑर्बिटल ऑफ एनी मेन शेल इज़ फाउंड टू बी आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में आइडेंटिकल है ना, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, हर डायरेक्शन में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आ रही है ना। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं वो। इसीलिए जो s ऑर्बिटल है उसको हमने कौन सी शेप में कंसीडर किया है, स्फेरिकल शेप में। ठीक है, क्योंकि सिमिट्री है उसमें, न्यूक्लियस के अलोंग वहाँ पर क्या है, सिमिट्री है। ठीक है, और आपके पास इन्होंने क्या बोला है सेकंड पॉइंट में, कि आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो एंगुलर क्वांटम नंबर है वो L क्या आया है, ज़ीरो आया है। तो आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है M, उसकी भी वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। हेंस अगर आपकी m की वैल्यू ज़ीरो आई है, या मतलब एक ही वैल्यू आई है, तो ओरिएंटेशन भी s ऑर्बिटल की कैसी होगी, सिंगल ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है ना, या ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल की भी एक ही ओरिएंटेशन होगी, हेंस वो एक ही शेप में एग्जिस्ट करता है, और दैट इज़ स्फीयर। ठीक है, जो आपके सारे s ऑर्बिटल्स हैं तो वो स्फेरिकल शेप में, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, जैसे 1s 2s 3s, क्या डिफरेंस है उसमें, एक तो नंबर ऑफ़ नोड्स का डिफरेंस है। जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे नोड्स बढ़ेंगी। और क्या डिफरेंस है, साइज़ का। ठीक है, जैसे जैसे आपका n बढ़ेगा ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज़ भी बढ़ेगा और एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी इनकी। ठीक है, तो कैसा ऑर्डर होगा, 1s का सबसे कम, फिर 2s का, और फिर 3s का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका p ऑर्बिटल्स की शेप।
इसमें क्या हमें पता चला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल इज मैक्सिमम इन 2 lobes ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जैसे हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, एक लोब ऐसे है और एक लोब क्या है आपका नीचे है, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेंगे, डम्बल शेप में एग्जिस्ट करेगा आपका पी ऑर्बिटल। क्लियर है? तो इन लोब्स में आपके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और देखो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है एक प्लेन की तरह है ना, बिल्कुल, ठीक है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये जो है ये ऊपर को उठा हुआ है, ऊपर को, और ये नीचे को है, ठीक है। इस प्लेन में आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? नोडल प्लेन। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये आपका 2pz है, अगर आप ध्यान से देखोगे z एक्सिस के ऊपर है ये। जैसे अगर मेरी 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो आपका p ऑर्बिटल कैसा होगा? z एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसे, ठीक है, z एक्सिस के ऊपर है ना ये। और जो आपका एक्स वाई प्लेन है, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, तो इस प्लेन को आप क्या बोलोगे? नोडल प्लेन बोलोगे। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं 2py की बात करूँ, उसमें भी क्या होगा, अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, ये हमारा x था, ये हमारा y था, ये हमारा z था। अब हमने क्या बनाना है? 2py। तो वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, y और y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और आपका फिर यहाँ पर नोडल प्लेन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? xz, ठीक है। हमेशा आपके ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर वाला प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं x एक्सिस के ऊपर लूँ एक ऑर्बिटल, तो इसका नोडल प्लेन मुझे बता सकते हो आप कौन सा आएगा? x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका नोडल प्लेन आएगा yz, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, ठीक है। क्लियर है? कुछ ऐसे होगा इसका 2D रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं px की बात करूँ तो x एक्सिस के ऊपर होगा, अगर py की बात करूँ y एक्सिस के ऊपर होगा, और pz की बात करूँ तो z एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। सारी ऑर्बिटल्स आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग अलाइंड हैं। क्लियर है? अब ये मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी दोनों लोब्स में क्या होती है? इक्वल होती है, एक जैसी होती है, बिल्कुल, ठीक है। और एक जो प्लेन पास कर रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर p ऑर्बिटल की वैल्यू, p ऑर्बिटल में l की वैल्यू 1 है, तो m क्या होगा? -1, 0, +1, ठीक है। हेंस p की 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, और हमने 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस ही देखी हैं, px, py एंड pz, ठीक है। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे px के केस में x एक्सिस के ऊपर होगी सबसे ज़्यादा, py के केस में y एक्सिस के ऊपर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, और pz के केस में z एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक है। डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है आपका ऑर्बिटल, जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना कि एक्स एक्सिस में है, वाई में है या जेड में है, वही एस जो आपका एस ऑर्बिटल था, उसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हेंस ये हमें मॉलिक्यूल्स की शेप प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि मॉलिक्यूल आपका कौन सी एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। क्लियर है? वही जैसे जैसे एन इंक्रीज़ करेगा, वैसे पी बड़ा होता जाएगा साइज़ में भी, और इसकी एनर्जी भी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, उन तीनों की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, और उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बताया था ये भी मैंने आपको, उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एनर्जी शेल्स को या ऑर्बिटल्स को कुछ भी बोल सकते हो आप।
यहाँ पर आपका नॉट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। क्या आएगा, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। जैसे देखो 2p के केस में आप वैल्यू पुट करो, देखो 2 की वैल्यू, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो कितनी नोड्स आएंगी, 0 नोड। 3p के केस में 1 नोड आएगी, और 4p के केस में क्या आएंगी, 2 नोड्स आएंगी, ठीक है। सिंपल है ना बिल्कुल। डी ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे, देखो उसके लिए L2 था तो कितनी ओरिएंटेशंस होंगी, 5 ओरिएंटेशंस होंगी ना, तो ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले आपकी देखो dxy है, ठीक है। dxy में क्या होगा, वो x या y एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, इन बिटवीन द प्लेन होगा, क्लियर है। देखो एक्सिस के ऊपर नहीं है, इन बिटवीन द क्या है, प्लेन है। हाँ जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इन बिटवीन द प्लेन है। कैसे, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है, तो इन एक्सिस के ऊपर नहीं है आपका ऑर्बिटल। आपका ऑर्बिटल क्या है, इन एक्सिस के बीच में है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ये आपकी एक्सिस है और ये आपकी एक्सिस है, इस एक्सिस के बीच में ये लोब पड़ा है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, इसके बीच में लोब पड़े हैं, ठीक है, एक्सिस के ऊपर नहीं है, क्लियर है। और इसमें देखो 2 नोडल प्लेन्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 नोडल प्लेन हो गए ना आपके, जैसे यहाँ पर ठीक है। एक तो आपका इस एक्सिस के अलोंग हो गया प्लेन, कौन सा होगा, एक्स जेड, और इस एक्सिस के अलोंग कौन सा होगा, वाई जेड। 2 नोडल प्लेन्स होंगे इसमें, ठीक है। वैसे ही वो आपका एक्स वाई है, अगर एक्स जेड बनाना है तो एक्स जेड एक्सिस के बीच में बना लेंगे, ठीक है। क्लियर है, ध्यान से देखो, अगर 3D रिप्रेजेंटेशन का आप समझ सकते हो तो, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है, इसके बीच में अब आपका लोब पड़ा है। पहले आपका ये x था और ये y था, इसके इन बिटवीन पड़ा था लोब, ठीक है। ध्यान से अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो आपको समझ में आएंगी ये ऑर्बिटल्स। YZ भी आप बना सकते हो ना बहुत इजीली, यहाँ पर भी देखो आप YZ बना सकते हो। अब देखो ये Z है, ये Y है, इसके बीच में पड़ा है आपको, आपका, ठीक है। आपको जो याद करनी है या आपको खुद को ड्रॉ करनी है वो सिर्फ 2D ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर वाली, नीचे वाली सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए है कि बेसिकली अगर हम उसको 3D में इमेजिन करें तो वो कैसा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है कि एक्स वाई में तो जो आपके लोब्स थे वो इन बिटवीन द एक्सिस थे, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। देखो एक्सिस के ऊपर आ गए ना, अब ये एक्स एक्सिस इसके बीच में से निकल रही है और वाई एक्सिस भी इसके बीच में से निकल रही है, ठीक है। क्लियर है। और ये आपका क्या है, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर बहुत सिंपल, बहुत इजी है। क्या है इसमें, जो आपका आपका लोब है वो जेड एक्सिस के ऊपर है और एक्स वाई प्लेन में क्या है, एक रिंग है, ठीक है। कैसे है देखो, आपका जो लोब है वो जेड एक्सिस के ऊपर है और एक्स वाई जो आपकी एक्सिस है उसके ऊपर एक डोनट जैसा है, डोनट जैसा लग रहा है ना आपको, रिंग जैसा है बेसिकली एक, ठीक है जी।
तो आपकी जो वहाँ पर डी आपको क्लाउड दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो उसको डोनट शेप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। और बाकी जो आपके पास लोब्स है उसको क्लोवर लीफ शेप भी बोलते हैं, इसको क्लोवर लीफ शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में इतना सा ही था आपको। ऑर्बिटल्स आप ड्रॉ करके देखो, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नीचे नंबर दिया हुआ है या जो ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसके ऊपर मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, कहते किसी भी ऑर्बिटल में ना बेसिकली दो तरह की नोड्स होती हैं, एक होती है स्फेरिकल नोड और एक होती है प्लेनर नोड, ठीक है। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, स्फेरिकल को और क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स भी बोलते हैं, कितनी होती हैं, n-l-1। और प्लेनर नोड्स कितनी होती हैं, देखो l, प्लेनर नोड्स कितनी होती हैं, l। ध्यान से इसको समझो कि स्फेरिकल नोड्स आपकी कितनी होती हैं, n-l-1, ठीक है। और आपकी एंगुलर नोड्स कितनी होती हैं, l। तो टोटल नोड्स किसी भी बॉडी में कितनी होती हैं, n-1। अब जो एग्जामिनर है वो आपसे सिर्फ रेडियल नोड्स भी पूछ सकता है, सिर्फ प्लेनर नोड्स भी पूछ सकता है और टोटल नोड्स भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। ये आपकी बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स हैं जो हमने अभी अभी स्टडी की हैं सारी, ठीक है। मैंने इसको एक ही आपके पास पेपर के ऊपर लिखा है, तो आप देख सकते हो। बहुत सिंपल डायग्राम्स है, आप 2 से 3 बार इसको ड्रॉ करके देखोगे, ठीक है, आपको बहुत ईजी लगेगा ये, ठीक है जी। तो आप यहाँ तक अपना पढ़ो, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।